Hello, good evening everyone. In today's video, we will be discussing answer writing approach for GS3 Economy and Agriculture. Okay, so previously we have discussed approach of ethics theory and case study section. Now let us move on to GS3 Economy and Agriculture. So जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है एथिक्स की तरह उसी तरह कीप इन माइंड जस्ट GS3 में इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में भी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी। पहली देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगा हमारे आंसर में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आंसर होता है इट शुड इंक्लूड डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, कमिटी रिकमेंडेशंस। अब GS3 में इशू क्या है दैट पेपर इज गेटिंग ईजियर, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बट जो स्कोर्स हैं वो कंसिडरेबली लो आ रहे हैं। आप 22 का देखें तो टॉप पर स्कोर समवेयर इन 80s। ठीक है, तो एवरेज स्कोर जो जा रहा है वो 75-80s में जा रहा है बिकॉज ऑफ चेकिंग ऐसी हो रही है। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू टू इंक्रीज योर मार्क्स, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड ताकि आपका आंसर और एनरिच हो और बाकी उससे थोड़ा डिफरेंशिएट हो। तो जब भी यू आर राइटिंग योर आर्ग्यूमेंट उसको हमेशा डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट से सब्सटैंशिएट करो। अभी आगे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स इंडिविजुअली। पहले एक ओवरलुक ले लेते हैं इसका। ठीक है, फिर इसके अलावा थर्ड चीज़ आती है इसमें इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पढ़ना कैसे, एंड पढ़ भी लिया तो उसको दे आर नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट इन देयर आंसर। बट किसी ना किसी तरह हमें एग्जामिनर को वो यूज़ करके दिखाना है कि हमने वो पढ़ा हुआ है एंड वी नो कि ये कॉन्सेप्ट उसमें लिंक किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है फोर्थ चीज़ हमारी डायग्राम्स। अब डायग्राम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं दैट वी विल बी लुकिंग लेटर इन द वीडियो। फिर आता है एग्जाम्पल्स, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। जैसा कि एथिक्स में भी बताया था, एथिक्स के अपने कीवर्ड्स हैं, वैसे ही पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, हर किसी के अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। उन्हें अभी हम आगे देखेंगे। तो दोज कीवर्ड्स शुड बी देयर इन योर आंसर्स। अगर वो आंसर्स में नहीं दिखेंगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फिर एवरेज मार्क्स ही रहेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, अब फिर लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बच्चे मिस करते हैं, चाहे क्वेश्चन में पूछा है सॉल्यूशन या नहीं पूछा, चैलेंजेस पूछे हैं उसी पे ख़त्म कर दिया, यू हैव टू राइट सॉल्यूशन। अगर आपका एंड में ये पेज है, ठीक है, यहाँ आपने ये सब पार्ट एड्रेस करके उसे बता दिया कि मेन ये चीज़ थी, एंड में कंक्लूजन से पहले यू हैव टू राइट उस चीज़ से रिलेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो यू हैव टू प्रेजेंट सॉल्यूशन। अब उसके लिए यू कैन आइदर मेक दिस ऐसे डायग्राम बना के 3 सॉल्यूशन बता दो, फिर उसके बाद आएगा हमारा कंक्लूजन। तो ये सॉल्यूशन पार्ट GS3 में स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना हमें। बाकी आगे देखेंगे कैसे इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस। तो जो हमारी इंट्रोडक्शन है आंसर्स में वो वी नो कितने टाइप की होती है, या हम यूजुअली कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर सकते हैं उसको। ठीक है, कोई रिपोर्ट, कमिटी या फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक और होती है जिसमें वी कैन रिप्रेजेंट डाइकोटमीज। अब डाइकोटमीज क्या होता है? डाइकोटमीज होता है जैसे कि हमने एक आयरनी दिखा दी। मान लो क्वेश्चन आया ऑन हेल्थ इंडिया में, अंडर नरिशमेंट पे आया या कुछ भी आया, GS3 में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो उसमें वी कैन राइट दैट ऑन वन हैंड इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन ऑफ 330 मिलियन टन, बट डिस्पाइट दैट we are still ranked 111 out of 125 in countries in the global hunger index। ठीक है, with 16% of our pollution population, sorry, 16% of our population undernourished। ठीक है, तो ये होती है डायकोटमी बेस्ड इंट्रोडक्शन। तो हमने उस चीज को डायरेक्टली एड्रेस करके दिखा दिया। ऑलराइट, अब पहले हम देखते हैं सिंपल। अब जैसे मान लो कि दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज पिंक रेवोल्यूशन, हाईलाइट इट्स स्कोप, सिग्निफिकेंस। तो अब इसमें क्या करेंगे हम पहले उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, पिंक रेवोल्यूशन है क्या। ठीक है, इंडियाज मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री आ गया। फिर देखो, मोर देन $700 billion आर बीइंग स्पेंट ऑन द पोल्ट्री सेक्टर इन इंडिया। इट इज डेवलपिंग एट रेट ऑफ 8 to 15% ईयरली। देखा, तो जो इकोनॉमी का आंसर है, GS3 का आंसर है, उसमें फैक्ट्स, कीवर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी हैं। कितनी उस सेक्टर की ग्रोथ है, क्या उसमें चल रहा है, कितने बिलियन डॉलर की हमारी उसके एनुअल रेवेन्यू जाता है, ग्रोथ रेट क्या है। तो अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
उसका हमें याद करके रखना पड़ेगा, रेडीमेड इंट्रोडक्शन बना के रखनी पड़ेगी ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और वहाँ पे हम सीधा जाके इसे यूज़ कर सकें। अब आप सोचोगे कि कौन-कौन से टॉपिक्स की बनाएँ, कैसे बनाएँ? तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है बिल्कुल। उसके लिए पीवाईक्यू एनालाइज़ करो, सिलेबस उठाओ, सिलेबस से पीवाईक्यू को मैप करो, ठीक है? उसके बाद जो रेगुलर थीम्स रिपीट हो रही हैं, उन थीम्स की तो इंट्रोडक्शन ऐसी बनाकर ही रखो दैट यू विल बी यूजिंग इन योर आंसर्स। ऑलराइट? फिर ठीक है, अब इसके अलावा ये देखो, एक और ये है, इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी फूड प्रोसेसिंग वाला बहुत कॉमन टॉपिक है, एग्रीकल्चर में 50 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है, ठीक है? 50 एग्रीकल्चर प्लस 50 का इकोनॉमी, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स की वैल्यू पता है कितनी होती है? और इतना ईज़ी है इस चीज़ में स्कोर करना, इफ यू डू द थिंग्स राइट, सेम ही थीम्स रिपीट हो रही हैं बार-बार। उसी का ही इंट्रो कंक्लूजन रट के रखो, मेन चीज़ें रटो, डायग्राम याद रखो और जाके उसको आंसर में उतार के आओ। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है? वीडियो पॉज़ करो एंड थिंक अबाउट कि इसकी इंट्रोडक्शन आप क्या लिखोगे? स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ऑलराइट? तो देखो, सिंपल लिख दिया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ सनराइज सेक्टर, इट हैज ग्रोन एट एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 11% and is expected to grow by $500 billion by 2025। सिंपल 10 मार्कर का आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, इंट्रोडक्शन आराम से चलेगी। तो हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हाँ सनराइज सेक्टर है, वी नो कितना ग्रोथ रेट है उसका। फिर अब उसके बाद जब आएगा इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो फिर हम उसका स्कोप बता देंगे, दूसरे पार्ट में हम इसकी सिग्निफिकेंस बता देंगे। सिंपल। अब ये फूड प्रोसेसिंग में कोई भी आए तो तुम्हें ये याद रखना है कि इट इज़ अ सनराइज सेक्टर। नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू कि सनराइज सेक्टर और सनसेट सेक्टर्स क्या होते हैं, बट यू एज एन इकोनॉमी स्टूडेंट यू मस्ट नो इट। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें याद रखो, उसको अलग से याद मत करो, उसको जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी के साथ लिंक करके याद रखो, वरना अलग से करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है? ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शंस। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड कमिटीज़। तो जो भी हमारा, जैसे कि मैंने बोला, हम क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट्स को वी हैव टू बैक इट आइदर विद एग्जांपल्स या फिर डेटा, जिसमें फैक्ट्स, कमिटी, रिपोर्ट्स आएंगी। अब मान लो कोई क्वेश्चन आया रिलेटेड टू स्किलिंग, वर्कफोर्स, या उसने पूछा कि इंडिया की एलएफपीआर कम क्यों है, या लेबर फोर्स से रिलेटेड इश्यूज पूछे उसने। तो देखो सीधा लिख देंगे, ओनली 3% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स हैज रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, ऑन द अदर हैंड साउथ कोरिया हैज 95%। सिंपल, पॉइंट लिखा हमने, फिर नीचे डाल दिया एग्जाम्पल, ये लैक ऑफ स्किलिंग, ठीक है, इशू क्या है, क्यों नहीं ग्रोथ हो रही, लिख दिया लैक ऑफ स्किलिंग। या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कुछ आया, उसमें लिख दिया कंसर्न क्या है, हमारी लेबर फोर्स के पास स्किल ही नहीं है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, पॉइंट लिखा, फिर नीचे लिख दिया एग्जाम्पल, ओनली 3% इन इंडिया कंपेयर टू 95% इन साउथ कोरिया। सिंपल सी चीज। अब इसके बाद आया, देखो, फिर एक और चैलेंज आता है, हर काफी सारे इसमें इकोनॉमी में हमारे चैलेंजेस मिलते हैं। तो दूसरा तीसरा एक चैलेंज होता है हमेशा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वेरी हाई। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें, उसमें भी एक ये कंसर्न आता है कि इंडिया में बिजनेस में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज वेरी हाई। तो इट इज 14% ऑफ द जीडीपी कंपेयर टू 8 to 9% इन अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ये चैलेंजेस में यूज किया जा सकता है, ठीक है? अब मान लो कोई रिकमेंडेशंस दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, सॉल्यूशंस बताने हैं किसी में, फिर चैलेंजेस बताने हैं, तो बता दिया कि बाबा कल्याणी कमेटी ने बोला है, रिकमेंडेशंस दी हैं टू अचीव द पोटेंशियल ऑफ सो एसईजेड्स, ठीक है? अब ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग और उसमें पीडीएस के केस में कौन सा पैनल आता है? शांता कुमार कमेटी, शांता कुमार पैनल, ठीक है? फिर एग्रीकल्चर में अशोक दलवाई कमेटी। तो ये चीज़ आपको अपने आंसर में लिखनी है, इसको अंडरलाइन करो या बॉक्स करके एग्जामिनर को दिखाओ। अब चाहे आप अपनी मन से रिकमेंडेशन लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो, बट ये इस कमेटी का नाम आना चाहिए वहाँ पे। ऑलराइट, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, उससे रिलेटेड आया कुछ भी तो दिखा दी। देखो कि
अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट 5% इंडियंस ओन मोर देन 60% ऑफ वेल्थ। सिंपल सी चीज। तो ऐसे डेटा रिपोर्ट फैक्ट्स कमिटी हैज टू बी देयर इन योर आंसर्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, विच पीपल टेंड टू इग्नोर अ लॉट। अब इकोनॉमिक सर्वे में आपको पिछले 5 साल की उठाने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। उसके वी विल बी शेयरिंग कीवर्ड्स विद यू, आप उन कीवर्ड्स को रेफर कर लेना, बट वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल इशू प्राइस किस चीज के लिए होता है, किस में दी होगा, पीडीएस के लिए। पीडीएस का जो इश्यूज चल रहा है चैलेंज, उसमें यही है ना कि सेंट्रल इशू प्राइस हैज नॉट बीन रिवाइज्ड। तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड किया कि इंक्रीज द सेंट्रल इशू प्राइस। फिर जो पास्ट पुराने इकोनॉमिक सर्वे हैं उसने बड़े सारे कीवर्ड्स बोले हैं, जैसे कि चक्रव्यूह चैलेंज हो गया, सन मेटा प्रेफरेंस हो गया। फिर एमएसएमई के लिए इट हैज सेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एमएसएमई से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आया उसमें ये याद रख लेना, तुम्हें ये पॉइंट लिखना ही है रिकमेंडेशंस में। लिखो कि वी शुड प्रमोट इन्फेंट्स रेदर देन डॉग्स। अब इन्फेंट फर्म होती हैं जो नहीं आ रही हैं, और डॉग्स होती हैं जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं बट उनका साइज बहुत छोटा है और एम्प्लॉयमेंट भी वो काफ़ी कम लोगों को दे रही हैं। ठीक है, तो ये लिख देना। फिर उसके बाद ब्रैकेट में डाल दो एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो ये एग्जामिनर को तुम दिखा रहे हो कि यस इकोनॉमिक का पेपर है, तुम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आए हो, तुम्हें पता है क्या चल रहा है, तुम्हें पता है बजट में क्या रिकमेंडेशन आई है। फिर कोई सोल्यूशन देना हो वे फॉरवर्ड में या उससे पहले तो बता दो एज पर रिकमेंडेड बाय बजट, किसान ड्रोन्स प्रमोट करो, टेक्नोलॉजी यूज करो। ठीक है, जैसे इस बार गवर्नमेंट ने पिछले बजट में लेके आए थे सप्तऋषि, तो लिख दो फोकस शुड बी ऑन सप्तऋषि एज हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट 2023। सिंपल। इसके अलावा यू कैन यूज नीति एक्शन एजेंडा स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब बजट में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टैक्स कलेक्शन, फिस्कल डेफिसिट। ये सब चीज़ें यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो चीज़ें याद करनी है, कुछ फैक्ट्स याद करने ही पड़ेंगे जो रिसेंट बजट आया है। ठीक है, अब मान लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंक्रीज टू 10 लाख करोड़। तो कितना है, 37.4% इंक्रीज हुआ है इस बार टू 10 लाख करोड़। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या पोटेंशियल होती है, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग इन इंट्रो और कंक्लूजन की yes government has already focusing is already focusing on this, and in this year's budget it has been increased 37.4% to rupees 10 lakh crores। या फिर अब डायग्राम का देखो कैसे यूज होगा। ऐसा डायग्राम लिया, बना दिया, पहले इतना था, 2023 में 10 लाख करोड़ हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 37% इंक्रीज। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सिंपल ग्राफ डायग्राम बना के दिखा दिया। तो ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैं बोल रहा था सर्वे के कीवर्ड्स, लेट कन्वर्जन सॉल्व, मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है, फिर असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये सारे कीवर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर आंसर्स। इसके बिना आंसर बहुत ही जेनरिक लगता है, पता नहीं चल पाता कि ये इकोनॉमी का आंसर लिखा है, कोई जनरलिस्ट बंदे ने बिल्कुल सिंपल आंसर लिख दिया। तो वो जो कीवर्ड लैंग्वेज है इकोनॉमी की, वो आंसर को हेफ्ट इसी चीज से मिलेगा। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब इसके बाद आते हैं डायग्राम्स पे। तो ये हैं हमारे डायग्राम्स। ठीक है, अभी पहला देख लिया। अब मान लो कि जैसे आया, अभी हम डीएडब्ल्यू में पूछा था एक क्वेश्चन मिलेट्स के ऊपर, मिलेट कल्टीवेशन, यूपीएससी ने भी पहले पूछा हुआ है मिलेट्स पे। तो सिंपल ये देखो डायग्राम, बिल्कुल सिंपल डायग्राम। मान लो तुम ये शीट है, आंसर लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे हो, तो यहाँ छोटा सा बॉक्स बना के डायग्राम बना दो। कितनी देर लगेगी, 10 सेकेंड बस, 20 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा। सिंपल डायग्राम बनाया, पहले 35 मिलियन हेक्टेयर था एरिया अंडर कल्टीवेशन मिलेट्स का, अब 15 मिलियन हेक्टेयर रह गया। फिर इसके अलावा कोई फूड सब्सिडी पे क्वेश्चन आता है कि क्या है बिल, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, तो उस पर दिखा दिया कि 19 में इतना था, फिर 5.4 लाख करोड़ हो गया और 22 में 2 लाख करोड़। तो यही चीज़ बोली है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थीम रिपीट हो रही हैं जो बार बार, जिनको तुम बजट और उसके डेटा को यूज़ कर सकते हो, उसके नोट्स में अपने ऐड करो, यूज़ करो। वी विल बी शेयरिंग सम कंटेंट विद यू जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बट जो लेटेस्ट बजट और सर्वे का आएगा उसमें से यू हैव टू फेच ऑन द सिमिलर लाइंस बनाना। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी आए
फिलिप्स कर्व बना दिया। अब ये तो स्टैटिक नॉलेज हमने पढ़ी हुई है, बट वही चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। तुम एग्ज़ामिनर को यूज़ करके दिखाओ तो सही कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। और इसके अलावा ये देखो कितना सिंपल डायग्राम। फूड प्रोसेसिंग बहुत कॉमन टॉपिक है, सिलेबस का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर साल यूजुअली आता ही है। तो इधर दिखा दिया हमने इनपुट्स और यहाँ दिखा दिया आउटपुट। तो इधर मिल्क का योगर्ट चीज़ बन गया, पोटैटो चिप्स, फ्रूट जैम, कैंडीज एक्सेट्रा। और इसके बाद एक ये आता है इम्पोर्टेंट, वर्चुअस साइकिल्स एंड विशियस साइकिल। अब वर्चुअस साइकिल विशियस साइकिल पता है ना क्या होती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि पता है या नहीं पता। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन आया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि क्या इंक्रीज करना चाहिए या गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है तो उसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे। तो अब मान लो वर्चुअस साइकिल उसकी दिखानी है, एक्सपेंडिचर बढ़ाया, फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी, उससे क्या होगा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। फिर क्राउडिंग इन क्या होता है, मेंशन इट इन द कमेंट्स, क्राउडिंग इन क्या होता है। ठीक है, क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये हो गई हमारी वर्चुअस साइकिल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और केपेक्स पे कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन इजीली ड्रॉ ऐसी वर्चुअस साइकिल। ठीक है, ऐसे ही कोई मान लो फ्रीबीज पे क्वेश्चन आया या कुछ एक्सपेंडिचर पे आया, तो उसमें सिमिलर लाइंस पे आप एक विशियस साइकिल भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्रीकल्चर में भी बहुत बार यूज हो सकता है। तो ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम्स हैं एंड दीज हैव टू बी देयर इन योर आंसर्स, तभी आंसर अच्छा बनता है। फिर आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये चीज याद रखो, जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो ऑलवेज ट्राई टू सब्सटैंशिएट इट विद फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल्स। मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आया, दे दिया एग्जाम्पल्स किस चीज का, पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट विद लेस, लेस वाला है पेप्सी को। फिर उसने पूछा पिछली बार ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, उसमें डाल दो निंजा कार्ट कनेक्ट्स फार्मर्स डायरेक्टली विद रिटेलर्स। फिर एक ये आया था मिलेट्स पे ही। ठीक है, उसमें एक ग्लोबल प्रैक्टिस है जहां जूनी ट्राइब इन यूएसए ग्रोज मिलेट्स अलोंग विद कॉर्न, बीन्स, स्क्वाश, एंड इसको बोलते हैं हम थ्री सिस्टर्स प्लांटिंग सिस्टम। अब आई कैन गारंटी यू ये चीज किसी ने भी नहीं लिखी होगी, 15,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, किसी ने भी ये जूनी ट्राइब और थ्री सिस्टर्स प्लांटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा। तो दिस, अगर तुम अपने आंसर में इसे डालोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई इसे नॉलेज है। खाली ऊपर ऊपर से तुम मिलेट्स के लिख दो कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है कि हाँ क्लाइमेट स्कार्सिटी को टैकल कर सकता है, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप है, ये है, बट इसके साथ एग्जाम्पल लिख के तो दिखाओ कि कर्नाटका में क्या हो रहा है, राजस्थान गुजरात में कौन से मिलेट्स उगा रहे हैं, फिर ये थ्री सिस्टर्स प्लांटिंग सिस्टम। समझ गए? अब ऐसे ही माइक्रो इरिगेशन, वाटर स्कैरसिटी, वाटर लेवल पे आया, तो उसमें तुमने ये दे दिया, एक तो तेलंगाना का था ना, रिवाइवल ऑफ जो ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वायर्स है, मिशन का कात्या। वैसे ही गुजरात का हो गया सुजलाम सुफलाम जल अभियान, आंध्र प्रदेश का हो गया जलयानम। तो इनको अपने आंसर्स में ऐसे यूज करके दिखाना है। हर पॉइंट जहां भी आप दे रहे हो अपना आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट दिया फिर नीचे एग्जाम्पल और उसको सब्सटैंशिएट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये बोल दिया था ऑलरेडी, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो बोले थे जैसे कि सर्वे कीवर्ड्स होने चाहिए, सिंपल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, एमएसएमई, इन्फेंट्स वर्सेस ड्वार्फ। फिर मान लो कि कंक्लूजन में लिख दिया अबव स्टेप्स आर फॉलोड, या फिर दीज स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड टू रिवाइव द एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट शुड फॉलो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, evidence based decision making, sun meta preference. Now do you know what is sun meta preference? Survey has given this term, सर्वे में यूज हुआ था ये टर्म। ठीक है, फिर आएगा बिहेवियरल नज, सन मेड अ प्रेफरेंस, इफ यू नो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, विल शेयर इट। ऐसे कीवर्ड्स हैव टू बी देयर इन योर आंसर्स, तभी आंसर आपका अच्छा बन के आएगा। ऑलराइट, अभी आगे देखते हैं सैम्पल आंसर से कि कैसे इस चीज को यूज करना है। फिर जैसे कि बोला, यू हैव टू राइट सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड, चाहे उसने पूछे हैं सॉल्यूशन या नहीं पूछे, 10 मार्कर का है, 15 मार्कर का है, सॉल्यूशंस तो लिखने ही हैं। चाहे तुम 3 सॉल्यूशंस लिख के आओ ऐसे गोला बना के, हब एंड स्पोक मॉडल
ऐसे लिखो सॉल्यूशंस या फिर ऐसे बॉक्स बना के सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड ऐसा लिख दो 1 2 3 बट लिखो ज़रूर उस चीज़ को। पूछा है नहीं पूछा बट जीएस3 में ज़रूर लिखो उसे। उसमें तुम गवर्नमेंट स्कीम्स लिख सकते हो, कमिटी रिकमेंडेशंस, नीति एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को यूज़ करके सॉल्यूशन में डाल के दिखाओ। फिर इसके बाद आपका आएगा एक लाइन का एंड में कंक्लूजन। ऑलराइट, समझ गए? अब कंक्लूजन में आप एसडीजी यूज़ कर सकते हो या मेन बिगर पिक्चर दिखा सकते हो। ठीक है? समझ गए? सिंपल है। बस यही चीज़ बच्चे नहीं कर पा रहे। इसके लिए अब आपको क्या करना है? पीवाईक्यू की कंपाइलेशन आती है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज़ पूछा होता है कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे हैं, वो ले लो। हर क्वेश्चन को देखो कि मेजर क्रॉपिंग पैटर्न और वाला टॉपिक है ये सिलेबस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। तो इस टॉपिक से यूपीएससी ने क्या-क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, खुद अपने आप इसको एनालाइज़ करो निकाल के। मान लो हम लें इरिगेशन वाला टॉपिक, तो बताओ इरिगेशन वाला उसने क्या पूछा? माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस। तो एक उसने पूछ लिया माइक्रो इरिगेशन और वाटर क्राइसिस, ठीक है? फिर और देखो measures to improve the water storage and irrigation system to make it judicious use under the depleting scenario। मेजर्स पूछ लिए। अब इस मेजर में देखा एक ये माइक्रो इरिगेशन भी डाल सकते हैं, है ना? फिर वाटरशेड प्रोजेक्ट पे पूछा, ठीक है? तो वाटर यूज एफिशिएंसी पूछ लिया। फिर से उसने वही पूछा डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो 2016 में वो पूछा माइक्रो इरिगेशन एंड वाटर एफिशिएंसी। फिर उसने 2021 में ही उसे रीफ्रेश करके पूछ लिया, रिफ्रेम करके। तो वही थीम, सिंपल है बिल्कुल ये। सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम्हें बस उसे एनालाइज करना है उस थीम को, इरिगेशन से ये चीज़ पूछ रहा है वो। उसके बाद उसकी इंट्रो, उसका चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, उससे रिलेटेड कोई अगर डेटा, एग्जांपल, बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई डायग्राम है, तो वो बना कर रखो। ऐसा एक पेज में नोट्स बना लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ उस टॉपिक के लिए। अब उसी के बेसिस पे तुम अपना आंसर लिख पाओगे। ठीक है? समझ गए? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन आस्क अस अपने डाउट्स टेलीग्राम पे, थिंक आईएएस चैनल पे। अब देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो दिस इज़ अ टॉपर्स कॉपी, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द इंटरनेट। ये है दिव्या मिश्रा की। शी स्कोर्ड वेरी वेल इन द जीएस। जीएस में वन ऑफ द हाईएस्ट आए थे, उनके हाईएस्ट थे 2020 में, एंड शी स्कोर्ड सिक्योर्ड रैंक 28। अब देखो क्या क्वेश्चन था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे था। वही उन्होंने बता दिया पहले कि क्या है वो, 100 लाख करोड़ का है, फिर डेवलपमेंट करेगा। ये हो गई हमारी सिंपल इंट्रो। नाउ सी, सिंपल डायग्राम बना दिया जिसमें उन्होंने बता दिया कि कितना परसेंट एलोकेशन है एनर्जी पे, रोड, रेलवे पे। ठीक है? फिर वो देखो वो डायग्राम आ गया ना सिंपल। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन टू ये ऐसे आ, फिर कैपिटल री इन्वेस्टेड पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज। सिंपल सा वो डायग्राम था, उन्होंने ऐसे बना के दिखा दिया। तो जब वहां पर टाइम कम बचता है तो ये तरीका भी है ताकि यू आर एबल टू कन्वे योर पॉइंट्स विद मिनिमम स्पेस और मिनिमल टाइम में। ऑलराइट, तो इन डायग्राम्स को ऐसे अपने आंसर्स में यूज करना स्टार्ट करो। चलो, नाउ लेट अस ट्राई टू रैप इट अप बाय डूइंग वन क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले हमने जैसे लास्ट टाइम एथिक्स में किया था केस स्टडी वाले में, इसमें भी वैसे ही करके देखते हैं। ओके, तो इट चलो क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके। It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies is pushing a few states in India to the brink of deep fiscal crisis. ठीक है? In this context, discuss the need to rationalize the subsidy regime in India. Discuss the need. अब जो ये पहली अगर स्टेटमेंट देता है, हमेशा उस स्टेटमेंट को ट्राई टू एड्रेस इट इंट्रो में। इंट्रो में इस चीज को एड्रेस करके बताओ कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है? अब इसका आंसर देखते हैं एक बार। अब ये है बिल्कुल
कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन, इसमें क्या किया, सीधा ही बता दिया कि क्या इशू चल रहा है, डिबेट ऑन फ्रीबीज एंड इशू ऑफ नॉन मैरिड सब्सिडीज टू अचीव फिस्कल स्टेबिलिटी। तो इसमें इसको करंट से लिंक कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा व्हाट एल्स यू कुड हैव रिटन, आप लिख के दिखाओ, कमेंट में मेंशन करो, वी विल रिव्यू इट। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, हमने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया और क्या करंट में डिबेट चल रहा था वो भी बता दी। फिर अब उसके बाद बताया इज पुशिंग अ फ्यू शेड इन द ब्रिंक ऑफ डीप फिस्कल क्राइसिस। तो उसके कंसर्न्स क्या है, हाई फिस्कल डिफिसिट आ रहे हैं, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू ओवर कैपिटल। अब उसके बाद हम बताएंगे क्यों उसको नीड है रेशनलाइज करने की। हाई फिस्कल डेफिसिट है, ये देखो सिंपल सा ग्राफ बना के दिखा दिया। फिर अपने नॉर्मली पॉइंट्स बता दिए। फिर एंड में बताया कि अगर हम सॉल्यूशन वाला पार्ट अगर रेशनल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, रेशनल सब्सिडीज आएंगी, इंप्रूव कैपिटल, हाई प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव टैक्स कलेक्शन। सिंपल, इसमें यू कैन चेंज द बॉक्सेस का कंटेंट। ये तो उस टाइम मुझे इमीडिएटली जो याद आया मैंने वो लिख दिया, दिस इज फ्रॉम माय टेस्ट सीरीज दैट आई रोट इन 2022। ऑलराइट, अब एंड में देखो, लिखो, इसमें देखो, इसमें लिख दिया कि रेशनल सब्सिडीज कैन इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड इन द लॉन्ग टर्म हेल्प ओवरकम द लेट कन्वर्जेंस शॉर्ट। तो ये जो कीवर्ड बोल रहा था इकोनॉमिक सर्वे के, लेट कन्वर्जेंस शॉर्ट, ये दिखाया कि वी नो इट। अब ऐसे ही ये सीपीआई इन्फ्लेशन का कितना डेटा चल रहा है और उसका फ्रीबीज का एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है इरेशनल सब्सिडीज का कि इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो वो चीज लिख के दिखा दी। ऑलराइट, अब ये माइक्रो इरिगेशन का एक क्वेश्चन है। अब इसमें सीधा माइक्रो इरिगेशन के स्टार्ट कर दिया कि इट कैन लीड टू 40% सेविंग एंड 50% इंक्रीज इन फार्म इनकम्स एज पर अशोक दलवाई पैनल। अब आप इसमें पहले समझा सकते हो कि माइक्रो इरिगेशन क्या है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अब उसने पूछा था कि प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल है, तो इसलिए इसको लिंक करके दिखा दिया कि 40% सेविंग्स आ जाएंगी, 50% इंक्रीज इन इनकम, और साथ में कमेटी का नाम भी आ गया अशोक तलवाई पैनल। फिर बेनिफिट्स बता दिए सिंपल सा डायग्राम बना के। अब ये देखो केस स्टडी और वो डायग्राम फैक्ट्स का कैसे यूज किया इसमें। इसमें बता दिया कि फार्मर्स इन कर्नाटका हैव 2.1 lakh income per hectare compared to areas in Rajasthan in the absence of micro irrigation। तो जो फार्मर्स माइक्रो इरिगेशन यूज कर रहे हैं कर्नाटका में, दे हैव 2.1 lakhs, ऑन दी अदर हैंड राजस्थान में इतनी कम है। ऑलराइट, फिर बता दिया कि जो सेकंड पार्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसको कैसे इसमें माइक्रो इरिगेशन यूज हो रही है। सिंपल, उसके बाद सॉल्यूशन भी दे दिए, स्टेप्स टेकन में बता दिया कि क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एक इसराइल की केस स्टडी भी डाल दी वेनेक्वा वाली। तो सिंपल है ये, बस इस चीज़ को ध्यान रखो कि यूज़ कैसे करना है। अब वी आर नॉट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज, ये आंसर सही है या गलत है, कितना सही है, बट पॉइंट इज कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है उस पे फोकस करो। ऑलराइट, सो thank you for watching this video and let me know if you have any other doubt. This was the GS3 answer writing strategy session for economy and agriculture, and we will be doing it for other sections too. Plus इसके notes भी हम share करेंगे. We have shared notes for ethics on our telegram channel. You can download it free of cost. उसमें बहुत अच्छे से हमने एग्जाम्पल्स केस स्टडीज डायग्राम सब कवर किया है। ऐसे ही नोट्स वी विल ट्राई एंड गिव फॉर दिस इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड सम गवर्नेंस GS2 के लिए। ठीक है, तो कीप फॉलोइंग थिंक IS एंड स्टडी वेल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।